नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइन। पुरानी बंद करेंसी के साथ पुलिस ने पकड़ा 4 आरोपियों को। 19,06,000 की करेंसी हुई जब्त। घाघरला के घायलों से मिले डीआईजी, नेपा पहुंचकर देखा घटना स्थल। पावलुक बुनकरों की बड़ी परेशानी, संघ ने दिया ज्ञापन। विधवा महिला को मिला विद्युत कनेक्शन, इंडिया न्यूज 53 का माना आभार। पुलिस थाना कोतवाली ने मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड क्षेत्र से पुरानी करेंसी के साथ संदिग्धों को पकड़ा, जिनसे 1,06,500 रुपए की पुरानी करेंसी जब्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। थाना कोतवाली में मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्ति बस स्टैंड के पास संदिग्ध हालत में बैग टांग कर खड़े हैं, जिसे देखकर मुखबिर ने सूचना पुलिस को दी। थाना कोतवाली प्रभारी ने तुरंत टीम तैयार कर बस स्टैंड रवाना किया, जहां पर 2 संदिग्ध काले और नीले रंग का बैग लिए खड़े थे, जिनसे नाम पता पूछने पर वो घबराने लगे। आरोपी ने अपना नाम शुभम, पिता दिलीप कोष्टी, आयु 27 साल, निवासी सरस्वती नगर लालबाग। दूसरा आरोपी सौरभ, पिता दिनेश चंद पालीवाल, उम्र 29 साल, निवासी लक्ष्मी नगर थाना लालबाग का होना बताया। संदिग्ध का बैग चेक करने पर उनमें पुरानी बैन करेंसी के नोट बरामद किए गए। शुभम के बैग से हजार के 100 नोट बरामद किए गए हैं और सौरभ के बैग से 1000 के और 500 के नोट बरामद हुए हैं, जिनसे सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया है कि पुरानी करेंसी के इकट्ठा करके इंदौर में गगन, पिता गजराज सिंह तोमर, निवासी महालक्ष्मी नगर इंदौर, और सुभाष, पिता रामचंद्र लाल शर्मा, अंबिकापुर स्टेशन इंदौर को देते हैं। ये थाना कोतवाली अंतर्गत एक सूचना मिली, जिसके अंदर जो 1000 और 500 के नोट 2016-17 में बंद हो चुके थे, उनका कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिलने पर हम लोगों ने कुल मिला के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर उनसे कुल 19,06,000 रुपये जब्त किए गए हैं, जो कि पुरानी करेंसी के हैं। 1000 और 500 के नोट है, और साथ ही साथ इसके बदले में जो 1,90,000 रुपये पेमेंट होना था, वो पैसा भी जब्त किया गया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर 11 तारीख तक की उनकी रिमांड ली गई है। आगे हम लोग उसमें और भी पूछताछ कर रहे हैं कि ये पैसा जो है ये आगे कहाँ पर लेके जा रहे थे। जो भी जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई। किन धाराओं में मामला दर्ज? धाराएँ 379, 102 IPC और साथ में सेक्शन 57 जो नोटबंदी एक्ट है 2017 का, उन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। विगत दिनों घाघरला वन परिक्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा पत्थर, तीर और गोफन से हमला कर दल के सदस्यों को घायल कर दिया गया था। वहीं रविवार को घटना की जानकारी लेने डीआईजी तिलक सिंह नेपा पहुंचे, साथ ही उन्होंने घायलों से भी चर्चा की। नेपा नगर क्षेत्र में जंगलों की कटाई लगातार हो रही है, वहीं वन माफियाओं के साथ अतिक्रमणकर्ता प्रशासन पर हावी है। एक दिन पहले घाघरला वन क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस टीम पर हमला किया गया। इसके दूसरे दिन डीआईजी खरगोन रेंज तिलक सिंह एसपी राहुल कुमार लोधा के साथ रविवार दोपहर 1 बजे घटनास्थल देखने पहुंचे, लेकिन यहाँ नज़ारा बदला हुआ था। अतिक्रमण क्षेत्र से करीब 1 किलोमीटर पहले ही अतिक्रमणकर्ताओं ने करीब 50 से अधिक सागौन और अन्य प्रजातियों के पेड़ रातों रात काट कर डाल दिए, तो वहीं जगह जगह पत्थर भी पड़े नजर आए। जब अफसर यहां पहुंचे तो उन्हें अपने वाहन 1 किलोमीटर दूर ही खड़े करके घटना स्थल तक पहुंचना पड़ा। डीआईजी ने कहा कि अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। डीआईजी तिलक सिंह और एसपी राहुल कुमार लोधा ने दूर से ही टेकड़ी पर बनी टपरियां देख लौट गए। इससे पूर्व डीआईजी तिलक सिंह ने रविवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचकर अतिक्रमणकारियों के हमले से घायल वन और पुलिस कर्मियों का हाल जाना। उन्होंने घायल कर्मचारियों से पूरी स्थिति समझी और उनकी समस्याएं भी जानी। देखिए, इसमें विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और निश्चित तौर से जो आरोपी हैं उसमें नामजद भी किए गए हैं, और बाकी लोग भी जो थे उसमें 70-80 लोग, उनकी पहचान की जा रही है और उनकी जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। जितना भी उनके खिलाफ में हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर से शासन की भूमि है और अनधिकृत रूप से वहाँ उन्होंने इस तरह से काबिज करने का पूरा प्रयास किया है, तो उनको हटाया जाएगा वहाँ से। शहर के शनि मंदिर समीप आयुर्वेदाचार्य बनारस वालों द्वारा मिर्गी की निःशुल्क दवाई का वितरण इस बार दीपावली पर कोरोना संक्रमण के देखते हुए नहीं किया जाएगा। लगातार 100 सालों से भी अधिक 3 पीढ़ियों से जनसेवा का जज्बा लेकर शनि मंदिर के पास स्थित आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विभूति भूषण रघुनाथ शास्त्री बनारस वाले द्वारा साल में 3 बार होली, दीपावली और पंचमी पर मिर्गी के मरीजों को निःशुल्क दवा दी जाती है और हजारों लाखों लोगों को इससे फायदा भी हुआ। लेकिन इस बार आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विभूति भूषण प्रभुनाथ शास्त्री बनारस वाले का कहना है
कि कोरोना वायरस के कारण इस बार दीपावली पर मरीजों को मिर्गी की दवा नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि देश भर से हजारों की संख्या में मरीज अपना उपचार कराने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार आमजन की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए धन्नालाल दलाल की रिपोर्ट। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण हम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं और अनावश्यक यहाँ पे सोशल गैदरिंग का कोई ध्यान रखता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पेशेंट, तो इस कारण से हमने इस बार भी बंद रखने का विचार किया। कब कब बढ़ती है दवा? होली, दिवाली, नागपंचमी, साल में 3 बार। कितने वर्षों से आप दवाई बांटते हैं? सब अंदाजन 100 वर्ष हो गए होंगे, हमारे दादाजी के समय से चली आ रही है। 3 पीढ़ी हो गई। क्या इसकी कोई फीस वगैरह नहीं? कोई फीस नहीं, ये निःशुल्क है और केवल ये 3 ही दिन दी जाती है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे देश से आते हैं, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली, बम्बई, सब जगह से आते हैं। अब क्या इसमें अंदर हम लोग केवल दवाई देते तो पेशेंट से पूछने का कि कहाँ से आया, ये इतना समय रह नहीं पाता। 10 नवंबर को जीजा माता पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नेपा उपचुनाव की मतगणना की जाएगी। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3 नवंबर को मतदान के बाद 10 नवंबर को मतगणना का इंतजार सभी को है। किसके भाग्य में क्या फैसला होता है ये 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इसके लिए मतगणना स्थल के रूप में पॉलिटेक्निक कॉलेज को तैयार किया गया है। यहाँ पर जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 3 रूम मतगणना के लिए बनाए गए हैं। एक में डाक मतपत्रों की गणना होगी, इसके बाद ईवीएम मशीन के वोटों की गणना होगी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि मतगणना को देखते हुए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभी व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। वहीं आने जाने वालों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। लगभग 26 राउंड गणना के होंगे। देखिए, कल मतगणना जो है शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्टार्ट होगी और मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो रही है। मतगणना 3 कमरों में की जाएगी। 2 कमरों में ईवीएम मशीन की जो सीओ होती है उससे परिणाम को निकाला जाएगा और 1 कमरे में ईटीवीबीएस और पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र की गणना की जाएगी। तीनों कमरों में टेबल्स फिक्स है। उन टेबल्स पर बैठने के लिए प्रत्याशी या उसके जो इलेक्शन एजेंट है, मतगणना अभिकर्ता है, वो भी सामने बैठेंगे। प्रत्येक राउंड का रिजल्ट उनको दिया जाएगा और 26 राउंड में यह गणना चलेगी। पूरे कॉलेज की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। सबसे बाहरी जो घेरा रहेगा सुरक्षा का 100 मीटर वाला, उसमें जिला पुलिस के उसको जवानों को तैनात किया गया है। मध्यम घेरे में जो है एसएफ के जवानों को तैनात किया गया है और सबसे अंदरूनी जो घेरा है वो सीआरपीएफ के कंट्रोल में और सीआरपीएफ की स्क्रूटनी में रहेगा। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं जो मतदान केंद्र के मतगणना स्थल पे पूरे निर्देश हैं, वो सारे निर्देश अक्सर फॉलो किए जा रहे हैं और शाम को लगभग 6 बजे के आसपास ये मतगणना कंप्लीट होने की संभावना है। 6 बजे मतगणना कंप्लीट होने पर जो भी प्रत्याशी जीतेंगे उनको ईसीआई के द्वारा जो निर्धारित प्रारूप है उसमें विनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया कल जो है आयोग के जो अक्सर निर्देश। बकाया बिजली बिलों की वसूली को लेकर चंद्रकला पहुंचे बिजली विभाग के दल को उपभोक्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। विद्युत मंडल द्वारा बकाया बिलों की वसूली को लेकर विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर कई जगह विद्युत मंडल कर्मचारी अधिकारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। चंद्रकला में लोगों ने इसका विरोध किया। विद्युत मंडल अधिकारियों की माने तो बुरहानपुर में 15,000 विद्युत उपभोक्ता हैं जिनके विद्युत बिलों का बकाया है और इसलिए प्रतिदिन विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी दल बल के साथ शहर की घनी बस्तियों में पहुंच रहे हैं और बकायादार विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट रहे हैं। कईयों के मीटर भी निकाले गए हैं। विद्युत मंडल की टीम को शहर के चंद्रकला में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का विरोध है कि एक और तो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि विद्युत कनेक्शन काटे नहीं जाएंगे, वहीं विद्युत मंडल के अधिकारी बिना पूछे घर पर आकर लाइन काट रहे हैं और कोई समय सीमा भी नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं विद्युत मंडल अधिकारी का अपना तर्क है। उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर जिन लोगों के लंबे समय से बिजली बिल की राशि बकाया है उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वाले कनेक्शन काटने का प्रयास चल रहा है। कितने कनेक्शन है लगभग, ऐसा कुछ? कनेक्शन लगभग 1,500 तो 15,000 के आसपास है, जो छोटे मोटे कुल मिला के पूरे शहर में। अब तक के कितने कनेक्शन विच्छेद किए गए हैं? अभी तक हमने कम से कम ये मान लीजिए 2,000 कनेक्शन विच्छेद किए। बकाया राशि वाले वो लिस्ट से बताऊंगा मैं कौन कौन है। नहीं, क्या पावर लूम से संबंधित है? नहीं, सभी घरेलू है। आप बताइए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि लाइन किसी की ना काटा जाए, उसके आदेश द्वारा लाइन काट दी जा रही है। बिजली के लोगों के भरे हुए बिल बकाया जो भी है थोड़ा सा
तो इस चीज़ का आदेश बिजली वालों के पास है क्या, साहब लोगों के पास? हम ये पूछना चाहते हैं आपको से, ये आप बता दिए बिजली वाले तो हम इस चीज़ को मान लेंगे। लेकिन बिना बताए लाइन काट दे रहे, बिजली के बिल भरे होने के बावजूद, लॉकडाउन चल रहा है, धंधे पानी नहीं है, पॉवर लूम के उसके बाद लाइन काट दिए जाए। तो भाई ये क्या है? 10 मिनट का टाइम लाइन काटने के लिए आए, 10 मिनट का टाइम दे नहीं सकते क्या? ये घर में आदमी मौजूद नहीं है, घर के लोग बोल रहे हैं 10 मिनट का टाइम दो, पेमेंट कर रहे हैं, बोले कनेक्शन काट दिया हमने, बिना अनुमति के कनेक्शन काट देंगे, मीटर निकाल के लेके चले जाएंगे, मीटर निकाल के लेके चले गए वहाँ से, बोले तक के नहीं कि हम मीटर निकाल रहे, वो गरीब परिवार क्या करेंगे आप? मतलब इनकी जो कार्रवाई है ये गलत है, कार्रवाई है, गलत कार्रवाई है, नाजायज कार्रवाई गलत है। क्या नाम आपका? शेख अनीस ताज। शहर के दशहरा मैदान में पटाखा दुकानदारों को शासन के निर्देशों की जानकारी थाना शिकारपुरा द्वारा मुनादी कर दी गई। शासन द्वारा इस वर्ष दीपावली के पटाखों की खरीदी बिक्री के लिए कुछ गाइडलाइन तय की गई है, जिसके अनुसार पटाखा बेचने वालों को किसी भी देवी देवता के चित्र वाले पटाखे बेचने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा चाइना पटाखे बेचने पर भी प्रतिबंध है। इन सब नियमों को देखते हुए शिकारपुरा टीआई राजेश दुबे अपनी टीम के साथ दशहरा मैदान पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी गाड़ी से अनाउंस किया कि कोई भी दुकानदार देवी देवताओं के लगे फोटो वाले पटाखे नहीं बेचें और ना ही चाइना के पटाखे बेचें, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं और अपने ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज करें। कोरोना के सारे नियमों का पालन सभी लोग करेंगे। ऐसी जानकारियों से शिकारपुरा थाना प्रभारी ने पटाखा दुकानदारों को अवगत कराया। शहर की एक विधवा ने 3 माह से बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान थी। वहीं इंडिया न्यूज़ 53 द्वारा समस्या को अफसरों तक पहुंचाया गया, जिसके बाद महिला को राहत मिली। महिला के परिवार ने इंडिया न्यूज़ 53 की टीम का आभार माना। कुछ दिनों पहले कुसुमबाई, जो कि एक विधवा महिला है, उसे उसके देवर द्वारा जबरदस्ती परेशान कर विद्युत का मीटर लगाने नहीं दिया जा रहा था, जिसके लिए विगत 3 माह से परेशान थे। उसकी इस परेशानी को इंडिया न्यूज़ 53 द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किया गया, जिसके बाद इस मामले को जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा भी संज्ञान में लिया गया और पीड़ित परिवार को जिला कलेक्टर द्वारा आदेश देकर मीटर लगवाया गया है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इंडिया न्यूज़ 53 का आभार माना, वहीं पुष्पगुच्छ देकर धन्यवाद किया। पीड़ित परिवार ने कहा कि मीडिया के अथक प्रयासों से जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप से विद्युत मीटर लगाया गया है। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि पीड़ित परिवार को मीटर दिला दिया गया है और पीड़ित परिवार काफ़ी समय से परेशान था। मैं इसलिए पुष्प लेके आया हूँ कि मैं 3 महीने से परेशान था मीटर के लिए, और आप मीडिया वालों की मदद से और कलेक्टर साहब की मदद से मेरे घर में मीटर लग गया। खुश है परिवार पूरा? एकदम खुश है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब का भी और आपका भी। बहुत खुश हूँ मैं, मीटर लग गया तो मैं बहुत परेशान थी। 3 महीने से मच्छर काट रहे थे बच्चों को, नातू पोतू को मेरे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मदद से मीटर लग गया। एक परिवार था जिसमें उनका पारिवारिक विवाद चल रहा था और उनके परिवार से एक शायद कर्मचारी विद्युत विभाग में कार्यरत था, तो वो दूसरे पक्ष का ऐसा बोलना था कि साहब ये जो व्यक्ति है विद्युत डिपार्टमेंट में कार्यरत है, इसलिए हमारे यहाँ मीटर नहीं लगने दे रहा है। तो इस संबंध में जो एमपी भी है मिस्टर अहिरवार, उनको मैंने निर्देशित किया था कि आप इनकी समस्या का समाधान कराइए ताकि इनको भी जो है विद्युत का फ़ायदा मिल सके। तो इसका समस्या का समाधान हो गया है और उनके यहाँ बिजली। दीपावली पर्व को लेकर मिट्टी के दियों को प्रजापति समाज के लोगों द्वारा तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब उन्हें ग्राहकों का इंतजार है। इस बार की दीपावली दीपों के साथ साथ लोगों की उम्मीदों से भी भरी होगी। लोगों को उम्मीद है कि बाजार की रौनक दीपावली के बाजार से उठेगी। बावजूद इसके छोटे दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। छोटे दुकानदार मिट्टी के दिए बनाकर, सफाई के काम में आने वाली झाड़ू बनाकर और दीपावली की मूर्ति बनाकर दुकानें सजाकर बैठे हैं कि ग्राहक आएंगे, लेकिन ग्राहकों की तरफ हसरत भरी निगाह से जब ये छोटे दुकानदार देखते हैं, सिवाय मायूसी के कुछ और हाथ नहीं लगता। मिट्टी के दिए बनाकर कुमार परेशान है क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही है। छोटे दुकानदारों का दर्द यह है कि उनका दर्द कोई समझने वाला नहीं। दुकानदारों ने शासन से मांग की है कि शासन लोगों को अपील करे कि छोटे धंधे वालों की तरफ ध्यान दे। इस बार मार्केट थोड़ा मंदा है, हर साल की तरह इस साल मार्केट मंदा है। क्या कारण है? यही कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ नहीं होना, फिर ये लॉकडाउन लग गया था, उस कारण से भी उस पर प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, इसको पसंद कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये है ना तेल कम पीते हैं, इस कारण से इसको लोग पसंद करते हैं। 12 का भाव है, 10 रुपये मांग रहे हैं। क्यों नहीं बिक पा रहे आपके मिट्टी के दिए, क्या कारण है? वो चीनी के दिए लगाते हैं लोग,
चीनी के लगा के मट्टी के कम लगा के। मट्टी के नहीं बिक रहे इस बार। विगत 3 माह से भीम कोन और मजदूरी के भुगतान में देरी के चलते बुनकरों की समस्या बढ़ गई है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। पावरलूम बुनकरों को टेक्सटाइल से तय मजदूरी कम मिलने और भीम कोन नहीं मिलने सहित 1 महीने की पगार नहीं मिलने से पावरलूम बुनकर परेशान है और ऊपर से विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बुनकरों को लाइन काटने, मीटर उखाड़ने जैसी शिकायतें भी मिल रही है। इसे देखते हुए पावरलूम बुनकर संघ के जिला अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी और बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बिजली के बिलों को किस्तों पर देने की मांग की गई और कुछ कर्मचारियों द्वारा बिजली के बिलों की राशि लेकर गबन कर लिया गया है, उसके खिलाफ भी रिपोर्ट सौंपी गई है। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि शिकायत के बाद टेक्सटाइल और पावरलूम बुनकरों की एक बैठक लेकर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा ताकि बुनकरों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। वहीं विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बुरहानपुर में 50,000 पावरलूम है और ऐसे में उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुनकरों के पास बिल भरने को पैसे नहीं, विद्युत मंडल द्वारा जोर जबरदस्ती की जा रही है। इन सभी मामलों को लेकर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, उन्होंने समस्या के लिए आश्वासन दिया है। इधर पावरलूम बुनकर संघ के अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी ने कहा कि बुनकरों की कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर से चर्चा की गई है और कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द एक बैठक लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी ताकि पावरलूम बुनकरों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। हमने पावरलूम की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पावरलूम बुनकरों को टेक्सटाइल द्वारा मजदूरी कम दी जा रही है। 2 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीने में पगार दी जा रही है, जिसकी तकलीफ से हम बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं और विद्युत वितरण कंपनी द्वारा हमारी लाइन काटे जा रही है और मीटर उखाड़ के ले आया जा रहा है। तो इस कारण से बुनकर परेशान होकर उनकी परेशानियों को आज कलेक्टर साहब के माध्यम रखा गया है कि इन तमाम परिस्थितियों का कि मजदूर को उसको पूरी मजदूरी मिले, जो रेशो तय है वो मजदूरी मिले और वो उस प्रकार से हर हफ्ते मजदूरी मिलेगी तो महीने का बिल भी अदा कर पाएगा। इससे हमने ये भी कहा है कि शासन से ये कोशिश की जाए नहीं तो कि हमको बिल किस्त पे अदा किया जाए। कलेक्टर साहब ने इसमें आश्वासन दिया है कि हम टेक्सटाइल एसोसिएशन से बुला के बातचीत करेंगे कि मजदूरी इनको पूरी दी जाए और साथ ही साथ विद्युत मंडल की इन सब की एक मीटिंग करवाएंगे और इसका कोई बीच का रास्ता निकाल के इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो जब तक ये सरकार के माध्यम से, एससी के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से किस्तें नहीं बनाई जाएगी और उनको सुविधा नहीं दी जाएगी तो पैसा कहाँ से लाएगा मजदूर आदमी। तो कलेक्टर साहब के बात से मैं सहमत हूँ, ये मीटिंग करके एक बीच का रास्ता निकाले और शांति से, जो कि बुरहानपुर एक शांतिप्रिय शहर है अपना, तो अपन चाहते हैं कि शांति से मजदूरों को भी काम करने की मौका मिले और साथ ही साथ लगे हाथ वो बिजली का बिल भी भरने की ताकत रखें। देखिए, कल भी दूरपास के माध्यम से तथ्य संज्ञान में आया था कि बिजली बिलों की रिकवरी के दौरान बुनकर और एमपीबी के कर्मचारियों को विद्युत बिल की वसूली को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी थी और आज ये पावरलूम बुनकर संघ की तरफ से ज्ञापन भी आया है। माननीय विधायक जी भी आए हैं और बुनकर संघ से भी आए हैं। तो इसमें डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ एक मीटिंग हम लोग कॉल कर लेंगे, बुनकर संघ को भी बुला लेंगे और एक ऐसा रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं जिसमें बुनकर्स भी विद्युत अपना जो पैसा एमपीबी डिपार्टमेंट का है वो भी जमा कर दे। और चूंकि बुनकर अभी लॉकडाउन, कोरोना, इन सब चीज़ों की वजह से आर्थिक स्थिति भी उनकी प्रभावित हुई है, तो एक मध्यम रास्ता निकाला जा सकता है कि बुनकर भी ईमानदारी से अपना पैसा जमा कर सके और डिपार्टमेंट की भी वसूली हो सकती है। तो एक मध्यम रास्ता, एक मध्यम मार्ग जो है हम लोग निकाल लेंगे बैठ के आपस में। और एक और इशू भी आया है कि जो दरें निर्धारित हैं जो टेक्सटाइल को बुनकर को देनी चाहिए, उन दरों में भी कुछ कटौती की जा रही है। तो टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ में भी बैठक करके कि जो विधिवत दरें फिक्स की गई है, जो सिस्टम चला आ रहा है उसी सिस्टम को फॉलो करें। तो दोनों साइड से हम लोग जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से बुनकर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विभाग को भी वसूली का पैसा आएगा। ये दोनों ही काम जरूरी है और हम इसका ध्यान रखते हुए इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। जिला छिंदवाड़ा के परासिया में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने गाँव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक का आयोजन कर कई अहम फैसले लिए। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन द्वारा परासिया वार्ड नंबर 1 में बड़ादेव थाना मंदिर में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के द्वारा परासिया विधानसभा क्षेत्र के गांव में शिक्षा की नई अलख जगाने का निर्णय लेकर गांव-गांव में जाकर एकेडमी खोलने का फैसला लिया गया है। इस एकेडमी में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। एकेडमी के माध्यम से गाँव में प्रौढ़ शिक्षा को महत्व दिया जाएगा, वहीं गाँव के अशिक्षित लोगों को शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने निर्णय लिया है कि घर घर जाकर पहले सर्वे किया जाएगा, जिसमें जो भी अशिक्षित व्यक्ति है, हर वर्ग और हर समाज के लोगों को
जोहार एकेडमी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये शिक्षा सभी प्रकार से निःशुल्क रहेगी और गांव के ही स्टूडेंट जो किसी भी प्रकार की स्कूल के अलावा शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें भी स्कूल के अतिरिक्त जोहार एकेडमी के माध्यम से कोचिंग शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन महिला प्रकोष्ठ और छात्र प्रकोष्ठ में बैठक रखी गई, जो आगामी समय में 30 दिसंबर को हमारे बड़ादेव थाना का स्थापना वर्ष है, जो हम हर साल करते हैं। इस साल भी हमें बड़े धूमधाम से मनाना है। इस विषय में बैठक रखी गई और कल सोमवार से हर एक ग्राम में शिक्षा के ऊपर से फ्री कोचिंग चालू की जा रही है, जो सभी ग्राम में क्लास पहली से लेकर 12वीं तक शिक्षा फ्री दिया जाएगा और सब अपने वहाँ एक टीचर अलाउड किया जाएगा। उनके लिए पुस्तक की व्यवस्था, पहाड़ी की व्यवस्था और कंप्यूटर की व्यवस्था। जो ऑनलाइन शिक्षा है, जहाँ तक गरीब आदिवासी ST OBC के छात्रों के पास नहीं पहुँच पाती, उसके लिए हम लोग GSU संगठन ने आज ये फैसला लिया है कि हर ग्राम में कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उन लोगों को शिक्षा दी जाएगी और वो भी फ्री रहेगी, निःशुल्क रहेगी और उनके लिए पुस्तकों की भी व्यवस्था की जाएगी। और हम 30 दिसंबर को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें विशेषकर शिक्षा के ऊपर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और हमारे बीच में प्रदेश के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी लोग आएंगे, जिसमें जिला कलेक्टर और जिला SP समाज के जो हैं उनको बुलाया जाएगा। 3 नवंबर को मतदान होने के बाद जिला छिंदवाड़ा में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। छिंदवाड़ा जिले में दोनों ही पार्टियों को विश्वास है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा पार्टी बदलने के कारण रिक्त हुई सीटों से उपचुनाव की स्थिति बनी थी। वहीं 3 नवंबर को पुनः इन क्षेत्रों में वोटिंग संपन्न हुई। आज छिंदवाड़ा जिले में दोनों ही पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनने के प्रति आश्वस्त हैं और अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे कांग्रेस के नेता द्वारा खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश की चलती हुई सरकार को गिराई और लोकतंत्र की हत्या करके आज फिर उपचुनाव हुए, 28 विधानसभा चुनाव हुए हैं और आने वाली 10 तारीख को कांग्रेस फिर से 28 में से 28 सीट जीतेगी और पुनः मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और जो कार्य कमलनाथ जी द्वारा रुके थे उनको पुनः चालू करेगी और लोगों को जनहितैषी कार्य करके मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए बढ़िया कार्य करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो अभी 28 सीटों उपचुनाव हुए हैं, ये चुनाव मुख्यमंत्री की छवि को लेकर के चुनाव हुआ है। 15 साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। माननीय शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में प्रगति विकास हुआ है, वो 15 महीने में कमलनाथ जी के शासनकाल में नहीं हो पाया है। और कमलनाथ जी के शासनकाल में जनता ने, किसानों ने, युवाओं ने, गरीबों ने, महिलाओं ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है और इसलिए इस चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव हुआ। शिवराज जी चौहान के नाम पर लगभग 15 से 20 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित होगी और पूर्ण बहुमत। जो मतगणना होने वाली है उसमें विजय होने जा रही है और इस 10 तारीख के बाद मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास के लिए जो लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना है, वह स्थायी सरकार गरीब के कल्याण के लिए, मजदूर के कल्याण के लिए 10 तारीख के बाद और तेज़ी से काम करने जा रही है। उपचुनाव जो हुए हैं और निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस बहुमत में आएगी। 28 सीटों में जो चुनाव है, लगभग 23 सीट में चुनाव कांग्रेस जीत रही है और जिस तरीके की कल से जो एग्जिट पोल की जो रुझान आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल जो बता रहा है कि कांग्रेस 10 से 12 सीट आएगी या 12 से 13 तक सीट आएगी, ये 10 तारीख को ये परिणाम सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि हम लोग भी चुनाव के दौरान अलग अलग विधानसभा में रहे हैं, हमने लोगों का, जनता का रूप देखा है, जनता का जो मन में जो बातें थी वो हमने उस चीज़ को देखी है, समझी है और जिस तरीके से उपचुनाव जो हुआ है तो निश्चित रूप से जनता का इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष था और उस रोष को तब्दील किया है कांग्रेस को वोट देकर
आम जनता ने तो निश्चित रूप से 10 तारीख को लगभग 23 सीट आएगी कांग्रेस की, सरकार कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी फिर पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो काम रुके हुए थे, किसानों की कर्ज माफ की बात, चाहे वो रोजगार की बात, चाहे व्यवसाय की बात, चाहे इंडस्ट्री लगाने की बात, ये सारे के सारे काम कमलनाथ जी के माध्यम से पूरे प्रदेश के विकास के लिए माननीय कमलनाथ जी काम करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 10 तारीख के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में हुए 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां छिंदवाड़ा जिले में आश्वस्त नजर आ रही हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस अपना तर्क पेश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना तर्क पेश कर रही है। अब देखना ये है कि उस क्षेत्र की जनता जहां पर उपचुनाव हुए हैं, वहां की जनता ने क्या निर्णय लिया है। 15 साल बनाम 15 महीने का किसको फ़ायदा मिलेगा। मैं शेख उबैद, इंडिया न्यूज़ 53 के लिए जिला ब्यूरो चीफ छिंदवाड़ा।